अरे हम 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 अरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हो मंगलवार को हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। अभी जो श्रृंखला चल रही है बॉक्स ब्रीदिंग या समताल श्वास परीक्षा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हुए इस प्रयोग के बारे में जान रहे हैं, और ये प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ हम श्वसन तंत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला की आज छठी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी ट्रेनर या प्रशिक्षक अलका जी साखला सूरत से जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम अरहम। और सभी से निवेदन करता हूँ दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ अलका जी का स्वागत करें। ओम अरहम। तो अलका जी आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। यस, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। यस, रिलैक्स, जोर जोर से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। ओम अरहम। बनाओ दीजिए थोड़ा, पूरा पीछे देखिए, पूरे पीठ को, पीठ के भाग कर हो जाएगा और आगे का भाग आगे आ जाएगा। स्ट्रेस दीजिए, पूरा स्ट्रेस, पेट आगे, पीठ पीछे दब जाएगी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। इससे थोड़ा लेफ्ट राइट कर लीजिए आराम से। थोड़ा सा अपने श्वसन क्रिया को थोड़ा खुला कर दीजिए, और एक बार वापस सभी गुरुओं को वंदना करनी जरूरी है, सभी गुरुओं को, और विशेषता कंप्यूटर गुरु को जरूरी लगता है मुझे, क्योंकि मैं तो जितना भी छोटा छोटी बातें सीख रही हूँ रोज कंप्यूटर पे ही सीख रही हूँ। अभी मेरे गुरु तो कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर से मैं सब लेती हूँ, फोटो लेती हूँ, नेट से सब कुछ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जितना अपने गुरु को वंदन करना जरूरी है, उतना ही आज कंप्यूटर गुरु को भी वंदन करना बहुत आवश्यक है। तो आइए, मन में गुरु के साथ कंप्यूटर को भी जोड़ते हुए हाथ जोड़ेंगे और वंदन करने के लिए सभी तैयार। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाइए और उसमें कंप्यूटर गुरु को जोड़ते हुए प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरवे नमः, गुरवे नमः। सचमुच जब ज्ञान लेने बैठते हैं तब कोई किताब खोलते हैं तो जो गुरु ने ज्ञान दिया है, जो पढ़ते हैं तो लगता है सचमुच हम कितने भाग्यवान हैं कि कितने गुरु मिले हैं हमें महान, और कितना हमें दिया है इतना सुंदर ज्ञान। तो उनके लिए तो अपने पास तो शब्द भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञान अपने पास तो सागर से भी ज्यादा है मुझे लगता है। सात समुंदर भी इकट्ठे किए तो भी अपना ये जो नॉलेज है वो उससे भी बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसा जो हमारा नॉलेज है, तो उस नॉलेज को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, अपने को सीखना है। और हम क्या कर रहे हैं अभी, सबसे मेन बात जो कर रहे हैं हम वो है श्वसन प्रक्रिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, श्वास है। परंतु अब हम जैसे जैसे एक एक पॉइंट्स जान रहे हैं, श्वास की एक 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 पाथ जान रहे हैं, श्वसन पाथ क्या है, और एक एक नाम जान रहे हैं। कभी नाम भी ऐसे सुने हुए नहीं थे। तो ऐसे सारे नाम के साथ जब हम जानने जाते तब पता चलता है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज जीवन में, कहते कि 4 मिनट अगर श्वास नहीं लिया तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 4 मिनट श्वास नहीं लिया तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। परंतु इसको हमने कभी जाना ही नहीं इतना। अब जब कंप्यूटर के मार्ग से ये जो एमपीके का सुंदर प्रोसेस चल रहा है, इसमें जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि हमें इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो कौन सी है, श्वसन की। तो आज का हमारा मुख्य जो विषय है वो तो हम चलने ही वाले कि मानव का श्वसन तंत्र क्या है। ये जो श्वसन तंत्र आज हम पूरा वापस एक बार रिपीट करते हैं। श्वसन तंत्र जानने के बाद में हम जानने वाले हैं कि एक एक पार्ट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये श्वसन प्रक्रिया कैसी चलती है, आगे जाके उसका क्या होता है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आज समझेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे। हमने अभी तक पार्ट समझे, राइट, अंडरस्टैंड, एक एक पार्ट समझे। नाक, नाक से श्वास जाएगा, फिर आगे क्या होगा वो सब हमने जाना। तो थोड़ा तो कोई बता दीजिए कि नाक से। मधु जी तैयार है? तो मधु जी को जरा अनम्यूट कर देते हैं। मधु जी थोड़ा बता दीजिए, मधु जी के पास पुस्तक भी है, भीतर के रोग और भीतर के उपचार के लिए। मधु जी तैयार है? थोड़ा उनसे भी नॉलेज लेते हैं। ओ मैडम, लेमैन की भाषा में अगर बोलें, जिसे सब धीरे से समझाना हो, नाक से श्वास लेते हैं, गले में जाता है, कंठ जिसे ग्रासिका कहते हैं, और फिर वो लंग्स में आ जाता है। ये सिंपल है। तीन, जिसमें आपका हसली पसली, और जब हम पूरा सांस भरते हैं तो तनुपट नीचे की ओर चला जाता है और हमारा पेट फूलने का एहसास होता है। और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं, तलुपट ऊपर की ओर आ जाता है, पेट सिकुड़ जाता है और श्वास बाहर निकल जाता है। लेने और जाने में, दोनों में अंतर हो जाता है। हम ऑक्सीजन इनहेल बॉडी में पूरी अंदर तक करते हैं और अंदर से हम कार्बन डाई को पूरी तरह से फेंकते हैं। अगर हम अच्छे से सांस लेते और देखते हुए लेते हैं तो हमें पूरी टाइम मिलता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बनने। मेन अगर सिंपल सा बताया जाए तो ऐसे समझा सकते हैं। बाकी धन्यवाद। तो फिर बहुत बड़ा तंत्र है वो, जिसके बारे में आप बहुत समय से बता रहे हो, और अच्छा है। तो मेन जो है वो हसली पसली तनुपट, तीन जो मेन इसकी मांसपेशियां हैं सांस को लेने के लिए, वो तीन प्रमुख यही आती हैं: हसली कॉलर बोन, पसलियां रिब्स, और तनुपट डायफ्राम। ये मेन है जो हमारे श्वास की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया का संचालन करते ओम हम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो एक बार मधु जी के लिए सब ओम अरहम करें। ओम अरहम, ओम अरहम। मधु जी स्टडी भी करते हैं और इस तरह हमें थोड़ा सा जब सिखाया जाता है उसके बाद में
थोड़ा सा हमें अपने आप को भी स्टडी करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार एक नजर डाल देते हैं पूरे श्वसन प्रक्रिया के सारे पार्ट्स पर, और फिर आज तंत्र प्रणाली को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट कहाँ से होती है? नास नासा द्वार से शुरुआत हो जाएगी, नाक से शुरुआत हो जाएगी, और कभी कभी हम मुंह से भी श्वास लेते हैं। तो जी। नाक और मुख द्वार, ये जो दो मार्ग से शुरुआत हो जाती है, ये आगे दो गुफा में हमारे दो भाग है, नाक के भी दो भाग है। ये दो भाग आगे जाके ये जो ग्रसन। एक होते, तो ये ग्रसन। बड़ी गुहा है, दो भागों में गई हुई। तो वायु यहाँ से, नाक से धीरे से ये गले तक आ जाता है, यहाँ आ जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ। दूसरा आ जाता है, वो कहाँ आ जाता है? दूसरी भाग है, पार्ट है, वो ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी, ग्रसनी में प्रवेश करता है ये। और उसके बाद में कहाँ आएगा? वॉइस बॉक्स, यानी कंठ बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। तो नाक से श्वास लिया या मुख द्वार से, कभी मुख द्वार से भी होता था, तो वहां से वो श्वास कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी से वॉइस बॉक्स में गुजरते हुए वो आगे कहाँ जाएगा? तो ये स्वर यंत्र जो होता है वो भी कहाँ, कैसा होता है? वो नीचे होता है, नीचे होता है। और ये आगे जाने के बाद में एक उतक होता है, एपिग्लॉसिट बोलते हैं, मैंने बताया था, याद हो तो, एपिग्लॉटिक्स। तो ये क्या काम करता है? एक छोटा सा ढक्कन होता है, ढक्कन होता है। और वो जब छोटे से फ्लैप से ढका होता है, जब हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो वो वायु मार्गों को बंद कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि छोटा सा मार्ग, देखो कितना छोटी सी प्रक्रिया, इतना प्रक्रिया, उसमें भी एक छोटा सा ढक्कन। और वो ढक्कन भी देखो कितना काम करता है, कि खाना खाए, पानी पिए तो उसको बंद करना, फिर वायु मार्ग को चालू करना। तो ये सब आगे आता है। वो आगे आ गया है, वो कहाँ? ट्रेकिया में आ गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी सांस नली। तो आगे कहाँ आ गया? सांस नली में आ गया। अब ये सांस नली में फिर आने के बाद में आगे वो क्या होता है? विभाजित हो जाता है। श्वास नली में आएगा और उसके बाद ये विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ तक की प्रक्रिया हमने सबने देखी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार एक साथ में रिपीट कर रही हूँ। और इसमें भी दो भाग में विभाजित होता है। ये दो दो भाग में भी थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो दाएं फेफड़े में होते हैं वो 3 सेशन होते हैं, और बाएं फेफड़ों में होते हैं वो 2 सेशन होते हैं। तो बाया फेफड़ा छाती की बाई और हृदय के साथ शेयर होता है। 22 जो फेफड़ा है हमारा, बाया फेफड़ा, वो छाती की बाई और हृदय के साथ होता है। इसीलिए बाया फेफड़ा अपेक्षा से, मतलब दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा सा होता है, थोड़ा सा कम होता है उससे। और वहां से वायु मार्ग से ये वो आ गया। आगे आके वो कहाँ गया? ब्रोंकाई बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ये छोटे छोटे भाग में अंदर आके देखो विभाजित हो गई है। ये दो भागों में आ गई ये ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर वो विभाजित विभाजित होके कहाँ आती है? छोटे 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 मार्गों में विभाजित होती है। ये सबसे संकरे वायु मार्ग है, छोटे 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 वायु मार्ग है। ब्रोंक्यूल्स में जाकर फिर समाप्त हो जाती है। पता है आपको? कितना आश्चर्य! 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, इतना इसका आकार है। 1 मिलीमीटर यानी 1 इंच का 2.100वां हिस्सा होता है, इतना इसका भाग होता है। इस वायु मार्ग से यहाँ तक आता है ना, इसको उल्टे पेड़ की तरह दिखता है। दिखता है कि नहीं? उल्टे पेड़ की तरह दिखता है। इसी कारण श्वसन तंत्र के इस हिस्से को, श्वसन तंत्र के इस हिस्से को कभी कभी ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। ब्रोंकियल ट्री, यस, दिस इज, आज मैंने पहली बार देखा ये। ट्री तो सुना था, उल्टा ट्री होता है ये सुना था, पर आज एक नेट के जगह देखा मैंने कि इसको ब्रैंकियल ट्री कहा जाता है। और हर ब्रोंकियल नीचे जाके जाके उसके सिर पर हजारों संख्या में छोटे 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 जो वायु कोश होते हैं, छोटे 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 वायु कोश, इतने वायु कोश होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्विवोलाई, एल्विवोलाई बोलते हैं उसको।
ये इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, ये फेफड़ों के लाखों करोड़ होते, तो ये सब दिखाई दे रहे। तो इसको ये देखो इस तरह ये श्वास, श्वसन, श्वसिकाएं, और ये आगे आके इस तरह कुपिका के रूप में आ जाते, वायु कोश। तो इस प्रकार, और ये जो इन्होंने बताया डायफ्राम इधर है, एंड डायफ्राम है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं। और ये फेफड़े के साथ साथ ये फुफ्फुस है, और ये ऊपर की फसलियां है, पसलियां है, बराबर, पसलियां। और ये उपस्थिति वाले, ये जो श्वास नली है उसमें सी आकार के जो है वो उपस्थिति वाले है। तो क्लियर हो गया आज पूरा, अपन ने रिपीट किया उतना सारा भाग पूरा हो गया। तो एक बार ये सारा भाग आप अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिए, सभी एक बार व्यवस्थित दिख लीजिए कि नाक से गया, फेफड़ों से गुजरते हुए वायु नाक और गले के मार्ग से ग्रसनी में प्रवेश करती है, गले में प्रवेश करती है, फिर वॉइस बॉक्स से आती है, फिर लेरिंग्स में प्रवेश करती है। उस टाइम एक छोटे ढक्कन के जरिए वो वायु मार्ग बंद होता है। फिर सांस नली, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ये ट्रैकिया में जाती है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारे हमारे पार्ट, और ये हो गया। तो चलिए आगे चलते। इस बारे में अगर किसी की कोई बात है तो बात कीजिए, वरना हम आगे चलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आई होप कि एवरीथिंग। विभा जी काफी दिन के बाद आई है, क्या आपने पहले यूट्यूब देखे हैं? जितना सास का हो रहा है वो सारे यूट्यूब देख रहे हैं। दैट्स द ग्रेट, दैट्स द ग्रेट, बहुत अच्छा, ये बात बहुत बड़ी है। काफी दिनों के बाद दिखने के बाद उन्होंने सारे वीडियो भी देखे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चलूं, आप क्या सोच रहे हैं? जी, जब हमें प्रयोग प्रैक्टिकल भी करना है, टाइम हमारे पास कम है। हाँ, तो अभी हम पहले प्रैक्टिकल कर लेते थोड़ा सा, 5 मिनट का, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस। ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, जो पीछे का रिपीटेशन। अब नया शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है अभी। सबसे पहले 4 स्टेप में समताल श्वास प्रेक्षा करना है। कितनी स्टेप्स है? 4 स्टेप। पहला स्टेप में ब्रीथ इन स्लोली थ्रू योर नोज, नाक से श्वास लेना है, और कितना सेकंड लेना है? 5 सेकंड लेना है। और कल्पना करनी है कि पूरा एयर अंदर एंटर हो रहा है, लंग्स में एंटर हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? होल्ड इनसाइड, अंदर सब हमके स्टॉप करके रखना है। तब श्वास लेना नहीं, छोड़ना नहीं, बस स्टॉप के कुंभक की अवस्था में आए। यहाँ हमारी अवस्था कौन सी होगी? कुंभक की अवस्था होगी, राइट। तो ये कुंभक की अवस्था होगी, और इसमें क्या होगा, हमारा सर्कुलेट होगा, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में धीरे धीरे आराम से वो पूरे बॉडी में जाएगा। ये जब हमारा कुंभक का प्रक्रिया होती है, ये बहुत काम की है। अगर हम धीरे से शांति से बैठ के अगर कुंभक करते हैं तो बहुत फायदा होता है। फिर स्टेप 3 आती है कि स्लोली एक्सटेंड थ्रू योर नोज, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। और कितना? एक्सेल कंप्लीटली, जितना निकाल सकते हैं उतना निकालो। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल जाएगा। तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह हमें निकालना है, और फिर वापस बाहर हमें ये श्वास को रोकना है 5 सेकंड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट साइकिल। सेकंड साइकिल शुरू होने से पहले हमें सबको इसको रोकना है। अब बैठने की स्थिति में आ जाइए। यस, प्रिपरेशन फॉर समताल। सिट इन रिलैक्स पोस्चर, अपने हाथ की मुद्रा करें, अपने हाथ की मुद्रा करें। मुद्रा में आपको पता है, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जो भी मुद्रा आप कर सकते हैं उसे करें। नाक से ही श्वास लेना है, कॉन्शियसली, ध्यान देकर क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। और जब ब्रीदिंग करेंगे यानी श्वास भरेंगे, तब क्या होगा, पेट आगे आएगा, पेट फूलेगा, इस बात को ध्यान रखना है।
और ये प्रैक्टिस करने से पहले एक बात ध्यान रखना है, कोई प्रिकॉशंस है जो यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई अगर हार्ट पेशेंट हो, अस्थमा पेशेंट हो, जिसकी की अभी अभी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई हो, कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है और 3 महीने से ज्यादा हुए हैं, या कोई प्रॉब्लमेटिक है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो प्लीज डोंट होल्ड द ब्रीथ बाय फोर्स। हमें फोर्स से पकड़ना नहीं है, जस्ट पार्ट प्रैक्टिस इनहेल एंड एक्सेल, राइट। तो चलिए, तैयार, रेडी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास भरे, इनहेल, हो, अंतः कुंभक करे, छोड़े, रेच एंड हो, इनहेल, हो, out, o, inhale, o, out, o, inhale, o, out, o, इनहेल, श्वास भरे, रोके, कुंभ, छोड़े, रेच, रोके, श्वास भरे, रोके, छोड़े, रोके। एक लास्ट बार, श्वास भरे, होल्ड करे, छोड़े, होल्ड, देन स्टॉप। आंखें बंद करते ही धीरे से नॉर्मल पे आना है और आंखों को खोलना है। बात करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमें कहाँ जाना है आगे? श्वसन तंत्र तो हो गया, अभी हमें उसका आगे का कार्य देखना है। तो आगे के कार्य के लिए तैयार होते हैं, मैं देखती हूँ कि अब हमने कहाँ तक आ गए हैं। छोटे छोटे वायु थैली जो है एल्विया पर तक आए, राइट। तो जो ब्रोंकियोल्स के छोर पर जो छोटी छोटी वायु थैली एल्विया होती है, जब वायु वायु कोशिकाएं तक पहुंचती है, तो ऑक्सीजन के झिल्ली के माध्यम से, ऑक्सीजन के झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं नामक छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं प्रवेश करती है। इसके बजाय कोशिका में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। तो अब क्या होगा कि यहां तक वायु आ गया, यहां तक वायु आ गया। इसके बाजू में सारे क्या है हमारे, ब्लू और रेड सप्तनलिका है। तो ये वहां से क्या करेगी, ऑक्सीजन छोड़ देगी, उसमें डाल देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। तो ये एक्सचेंज का काम अभी इसके यहाँ होगा। एल्वियो में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानों का आदान प्रदान होता है, इस जगह पे आदान प्रदान होता है। और उसके बाद छाती की गुहा में डायफ्रेम की मांसपेशियों को आराम देती है, ताकि डायफ्रेम फिर शिथिल हो जाता है
उसके बाद डायफ्राम शिथिल हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ले जाने के लिए और फेफड़ों के माध्यम से उत्सर्जित करने के लिए फिर वापस अनुमति देता है। तो पूरा काम अपने लास्ट क्लास देखी, वो किस पे देखी? डायफ्राम पे देखी। डायफ्राम का सबसे बड़ा रोल है। जब डायफ्राम एक्टिव होगा, वो ऊपर नीचे करेगा, तभी हमारी ये प्रक्रिया अच्छी तरह से चलेगी, वरना नहीं चलेगी। इसलिए अब तक हमने जो देखा, वायु गई, अंदर गई, फेफड़ों में गई, फिर वो अपने छोटे छोटे एल्वियो में गई, मतलब वायु कोश में गई, और वायु कोश में से आगे कहाँ गई? वो आगे चली गई। तो उसके बाद आगे का काम चालू हो जाता है। उसके बाद में आगे का काम चालू हो जाता है। उसके बाद आगे काम कैसे करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हमको वो भी सब जानना है। तो ये जो है, ये सारी श्वास प्रणाली है। ये मानस की श्वास प्रणाली का कार्य, अक्सर इसको श्वास प्रणाली कहते हैं। इसको पूरे को मिलके श्वास प्रणाली कहते हैं। जैसे हृदय, फेफड़े और रक्तस्थान द्वारा समझाया गया है कि श्वसन क्रिया जब शुरू होती है, नाक के माध्यम से गले में आती है, उसके बाद स्वर यंत्र से ट्रॉकियो में उतरती है। उस समय आप श्वास लेते हैं तो आपकी फसलियां, जो जो फसलियां है, अपने फसलियां, इसके बीच का डायफ्राम और मांसपेशियां छाती की गुहा में खाली जगह बनने के लिए सिकुड़ जाती है। और ये फेफड़े में हवा फिर खींच लेती है, जिसे हम कहते हैं कि हमने सांस लिया। अब ये सांस लेता है, वो नेचुरल चल रहा है, तो हमारा तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं रहता है, हम उसकी ओर देख भी नहीं रहे, वो भी चल रहा है। पर अब हमें क्या करना है? कॉन्शियस होना है, उसकी ओर देखना है और सोचना है। हाँ, श्वास अंदर जा रहा है, फेफड़ों तक पहुंच रहा है। इस तरह अपने को आंखें बंद करके उसको इमेजिन करके देखना है, इसे कहते कॉन्शियस। इस तरह हमें कॉन्शियस होके ये करना है, बराबर। श्वास नली के अंत में जो हवा चलने के बाद ये ब्रेंची होकर गुजर की फेफड़ों में प्रवेश करती है, उसके बाद ब्रैंकियोला में जाते हुए सिकुड़ती है और ये एंड तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार ये सारा प्रवास करते हुए यहाँ तक हमारी पहुंच गई है हवा। अब ये नाजुक कोश में आ जाती है। वो देखिए, लास्ट वाला जो होता है ना, वायु कोश, वो एकदम पतला नाजुक होता है। वो एलवी वाइलो कहते हैं। यहाँ क्या होता है, इसी जगह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान होता है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन वो नलियों में जाता है, वो कहाँ पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है। ये ऑक्सीजन हृदय में पहुंचता है, क्योंकि वो हृदय में जाएगा ना, तब हृदय क्या करेगा? पंप करेगा और पूरे शरीर के पास, एक एक कोशिकाओं के पास पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। तो यहां तक हमने समझा था कि आदान प्रदान होता है। अब हमें आगे की प्रोसेस समझना है। तो आगे की प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ तक श्वास आया, अपने नलियों में से वो फिर हृदय में चला गया है, हृदय में चला गया है। ये जो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आपने बताया ना, वो फिर से बताइए मुझे। कौन सा? ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। ओके, अभी श्वास यहाँ तक आ गए। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है और ऑक्सीजन को अंदर जाना है। हमारा ये श्वसन प्रणाली का मेन कार्य है। दो कार्य मेन है, एक तो ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। तो ये कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तभी तो बाहर जाएगा ना। तो जब सारी शरीर में से सारी कोशिकाएं काम करती है, तो उनको काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, बराबर। तो वो ऑक्सीजन कैसा जाएगा? तो वो हमारे कोशिक जो वायु कोश है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी रेड और ब्लू नलिकाएं होती है, राइट। तो वो जो दोनों नलिकाएं, उसमें से ऑक्सीजन जो हमने ले लिया है, वो उसमें छोड़ देता है, वो नली में, वो ट्रैक में छोड़ देता है। और ट्रैक में, वो ट्रैक दिखाती हूँ आपको। ट्रैक तो मैं दिखा ही सकती हूँ। और फिर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो सारा बॉडी से लेके आते हैं, वो भी वहां से गुजरता है, ऐसा राउंड सर्कल चलता रहता है। तो फिर वो
कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देते हैं, कहाँ, वायु कोश में, जहां से ऑक्सीजन लिया उस जगह कार्बन डाइऑक्साइड जाए। दो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया, और मैं उसका आपको लास्ट टाइम मैंने वो फोटो दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया था। एक बार मैं आपको वो फोटो दिखाती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगी कि वो किस तरह होता है। तो ये दो दो जो काम है ना, वो एक टाइम एट ए टाइम होते हैं, इसीलिए उसको आदान प्रदान कहते हैं। आदान प्रदान ऑक्सीजन का और किसका किसका आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का। यस, दोनों का आदान प्रदान होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था इसलिए मैं वही दे, देखो ये जो है ना, ये छोटे वायु कोश, ये देखो ये जो वायु कोश है वो यहाँ दिखा है, बराबर, ये वायु कोश का एक भाग यहाँ दिखाया है। और ये देखिए इधर दिखा है कि एक ऊपर दिया है कि ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब ये हमारे शरीर के वायु कोश के साइड में जो नलियां है, हमारी नलिकाएं बह रही है, तो इसमें से देखिए ये हवा में से O2 कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, रेड दिखा रहा है ना, वो अंदर जा रहा है, देखिए अंदर जाते हुए दिखाया है। और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इसमें अंदर आ जाता है, एल्वेलाय में जाता है। समझ में आ गया आपको? देखो ऑक्सीजन का फेफड़े के, शरीर के सभी सेल तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, केवल ऑक्सीजन लेके फायदा नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से तक पुनः वापस लाना चाहिए। तो ये जो दो काम है, इसको क्या बोलते हैं, शरीर में ये परिवहन होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, लास्ट टाइम ये पूरा एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं ज्यादा इस पर भार नहीं दे रही हूँ। तो इसमें O2 होता है, O2 केवल चलता नहीं, उसमें भोजन के साथ में हीमोग्लोबिन जाता है और फिर एक्सीहीमोग्लोबिन हो जाता है, उसके बाद में ये सारा प्रोसेस चालू हो जाता है। ये गैसों का शरीर में, इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस। अब तक हमने सब समझ लिया है, तो हमारा पूरा ये प्रोसेस क्लियर हो गया है। आप सोचेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या लेना है, ये भी सोचेंगे आप, तो पूरा हो गया। पर नेक्स्ट क्लास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली, इंद्रस, हमें दो बातें समझनी है, दो बातें और जानना बहुत जरूरी है, दो बातों को जानना है। तो चलिए एक बार मैं आपको, अभी तक जो हमने श्वसन की, क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र की जो परिभाषा है वो देख लीजिए। अभी हमने श्वसन तंत्र की परिभाषा देखते हैं। देखो, मानव श्वसन प्रणाली में अंगों और ऊतकों का एक समूह होता है, वो सांस लेने को मदद करता है। आनंद भाई जी ने बताया, कोशिकाएं वो एक साथ होते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनता है। 3 स्टेप हो गए कि नहीं? तो जो सांस के लिए बनता है वो श्वसन तंत्र होता है, वो श्वसन तंत्र होता है। और फेफड़ों के अलावा भी, देखो हमने अभी तक ये समझा कि फेफड़ों तक आ गए हम, राइट। फेफड़ों के अलावा भी मांसपेशियां और रक्त वाहिकाओं का एक विशाल नेटवर्क है। आप जो अभी बोला ना कि रक्त वाहियों को समझना है, अभी इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, क्योंकि उसमें फिर हमारा बहुत टाइम जाएगा, हमारा इतना काम नहीं है। तो हमें इतना ही समझना है कि ये नेटवर्क है ना, वो बहुत विशाल नेटवर्क है। और वो उसके कारण पूरी जो प्रक्रिया है, मतलब श्वास से द्वारा हमारा जो ऑक्सीजन गया है, वो प्रक्रिया होकर हृदय में से हर हर एक कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं अभी नलिकाओं में नहीं जा रही, वो हमारे नलिका का एक काम तो है ही, फिर भी हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है। पर मेन एक होता है, इसमें 2 भाग है हमारे, वो भी थोड़े से समझने जरूरी है, इसलिए मैं बताती हूँ कि एक होता है, क्या होता है, अंत श्वसन होता है और एक होता है बाह्य श्वसन, बराबर। हम अंत श्वसन करते तो उन दोनों में क्या फर्क है वो समझ लेते हैं। इतना समझने के बाद ये चैप्टर पूरा करते हैं, फिर नया क्या बताने वाली हूँ इस पर शायद आप चिंतन करिए। तब तक अगर किसी को आ गया नया, क्या बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं बताऊंगी तो नई ही चीज बताऊंगी। देखो अंत श्वसन में क्या होता है, अंत श्वसन में अंतःपुरुषक पेशियां एवं डायफ्राम का संकुचन होता है। अंत डायफ्राम का संकुचन होता है, और बाह्य में क्या होता है, डायफ्राम शिथिल हो जाता है, डायफ्राम शिथिल हो जाता है। ये इसकी वक्ष गुहा है, ये बाहर की तरफ गति करती है, वक्ष गुहा अंत अंत श्वसन में बाहर करती है, और ये अंदर की तरफ करती है।
ये बाहर की तरफ करेगी, ये अंदर की तरफ करेगी, बराबर। तीसरा, वक्ष गुहा अपना आयतन आकार बढ़ाती है, वक्ष गुहा अपना आकार बढ़ाती है और बाह्य में कम करती है। एग्जैक्टली इधर होता है उसका, उधर उल्टा होता है। सांद्रता घटती है, इसमें सांद्रता बढ़ती है। विसरण के कारण शरीर बाहर से शरीर में अंदर प्रवेश करती है और विसरण के कारण गैस अंदर से शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया में डायफ्राम चपटा हो जाता है। अंत श्वसन के टाइम क्या होगा, चपटा हो जाएगा, और बाह्य श्वसन के टाइम वो सीधा हो जाएगा। डायफ्राम का मुख्य रोल है चपटा होना और सीधा होना। और अंत श्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है अगर देखा जाए तो, और बाह्य श्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है। इसलिए आपको पता है श्वास श्वसन जब लेते हैं और श्वसन की प्रक्रिया जब करते हैं, तब अपना श्वसन का रेट क्या होता है, श्वसन का रेट क्या होता है बताइए। 2 प्रक्रिया होती है। एक होता है नॉर्मल श्वसन, जो हम पैदा हुए जन्मे तब से शुरू होता है और हम मृत्यु होते तब तक हमारा श्वसन चालू रहता है, राइट। ये होता है नेचुरल श्वसन। हम उसकी तरफ देखते नहीं, हम पता भी नहीं चलता वो जा रहा है आ रहा है। हम सोते तभी वो चालू रहता है, हम काम करते तो भी चालू रहता है। ये है नेचुरल श्वसन। परंतु श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमें कंट्रोल कर सकते हैं। हम लंबा श्वास ले सकते हैं, हम धीरे 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 श्वास छोड़ सकते हैं। तो आइए अभी हम एक प्रयोग करते हैं कि हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं। अभी आप नॉर्मल श्वास तो ले रहे हैं, उसका प्रयोग करने की अपेक्षा नहीं है, राइट। तो हमें दीर्घ श्वास करना है। अब ये दीर्घ श्वास का रेट भी दिया हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वो है 1 से 2। 1 से 2 इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन ने 4 सेकंड श्वास ली तो हमें 8 सेकंड में छोड़नी है। अगर हम 5 सेकंड में श्वास लेते तो हमें 10 सेकंड में श्वास छोड़नी है। ये रेशो होना चाहिए, दीर्घ श्वास का रेशो ये होना चाहिए। तो क्या हम प्रयोग के लिए तैयार है सभी? तो पहले हम करेंगे कि डबल में छोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इसमें प्रयोग ये करना है, मतलब ध्यान इस बात का देना है कि जबरदस्ती नहीं करनी। आपने 4 अंक में श्वास लिया, अगर आप 8 अंक में नहीं छोड़ सकते, अगर आपका 5 अंक में ही छूट गया तो भी कोई बात नहीं है। आपको नॉर्मल श्वसन करना है, फिर वापस 4 में लेना है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सभी तैयार हो जाइए। और नॉर्मल श्वसन के साथ साथ हमें अभी दीर्घ श्वास का अभ्यास करना है। तो सभी दीर्घ श्वास के लिए तैयार। पहले सूचना दी थी वैसे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, जिसमें आप कंफर्टेबल वो मुद्रा करें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। केवल मैं और मेरी श्वास। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। इस समय ध्यान देना है, जब श्वास भरेंगे तब पेट बाहर आना चाहिए और श्वास छोड़ेंगे तब पेट बाहर जाना चाहिए। यानी when you are doing inhale, belly will come out, and when you will do exhale, belly will go in. This is perfect procedure. अगर आप जानना चाहते हो तो आपका राइट हैंड आप नाभि पे रख सकते हैं और अपनी प्रक्रिया सही हो रही या नहीं उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जिनको अपना करेक्ट, बहुत लोगों का ये उल्टा होता है, श्वास लेते हैं
तब उनका पेट अंदर जाता है, और ये बहुत शरीर के लिए सही नहीं है, इससे काफी प्रॉब्लम होती है। तो सही ब्रीदिंग करने के लिए हाथ राइट हैंड नाभि पे रखे। अब प्रयोग में अंक दूंगी आपको, 4 अंक दूंगी तब श्वास लेना है, और 8 अंक दूंगी तब श्वास छोड़ना है। ध्यान रखे, जबरदस्ती ना करें। श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 8। श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 8। श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, नॉर्मल ब्रीथिंग करे, नॉर्मल कंफर्टेबल हो तब आंखें खोले। अब आप जितने वीडियो ऑन है, प्लीज ज्योति, सुधा, अनिल भाई, वीडियो ऑन करने की कोशिश करें। जितने वीडियो ऑन है उतने बताइए कि कितने लोगों का 8 तक हो गया। 8 तक हो गया वो हाथ ऊपर करे। वेरी गुड अशोक जी, संगीता जी, वेरी गुड। राम का लगभग लगभग काफी लोगों का सबका हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 तक होना बहुत अच्छी बात है, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है रोज। अगर आप घड़ी को देख के करोगे तो 5 सेकंड में लीजिए और 10 सेकंड में छोड़िए, ताकि आपको अंक देखने की जरूरत नहीं है। घड़ी में 5 सेकंड ले सकते हैं और 10 सेकंड छोड़ सकते हैं। ये बहुत उपयुक्त है, इससे गैस का आदान प्रदान अच्छा होगा। दीर्घ श्वास प्रेक्षण, इसको बोलते हैं दीर्घ श्वास, और इसका प्रमाण 1 से 2 रहेगा। और आपको ये किसी को पता है कि इसमें कुंभक का क्या रेट होता है? कुंभक कितना रहना चाहिए? जैसे श्वास लेना 4 में और छोड़ना 8 में, तो कुंभक यानी कितनी देर अंदर रोकना चाहिए? कितनी देर? एनीवन नोज? यस, सुशील भाई जी कह रहे कि 6 सेकंड। नहीं, 6 सेकंड नहीं। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बताइए मुझे, अगर कोई बता सकता है तो। एनीवन? मतलब ग्रंथों में क्या दिया है? मैं जो 4 नहीं, दिनेश भाई 4। वो रामका जो जी बोली। श्वास लेना और छोड़ना, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, लेना 1 अंक, रोकना 4 अंक, और बाहर छोड़ना 2 अंक, और बाहर अंतर कुंभक में बाह्य कुंभक में 2, 1 अभी 4 अभी 2 2। अभी हम बाह्य कुंभक नहीं देखेंगे, ओनली अंत कुंभक की बात करेंगे। तो कितने अंक में श्वास लेना है भाई साहब? ये 4 अंक में लेंगे तो 16 अंक रोकना है अंदर, और यस, 8 अंक बाहर छोड़ना है। करेक्ट, 1 वेरी गुड। 16, 1 4 2 2, उसका यस, वेरी गुड, शास्त्र वेरी। में। चलिए, एक बार रामका जी का परफेक्ट उत्तर है, तो एक बार सभी क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ओम आरहम, ओम आरहम, एग्जैक्टली। ग्रंथों में दिया है 1 4 और 2, ऐसा प्रमाण लिखा हुआ है, 1 4 और 2। इसका मतलब 4 में लिया तो 4 के 4 गुना करना है, 16। 4 4 8, 4 12 4 16, और 8 पे छोड़ना है। अगर 5 में लिया तो 20 अंक तक रोकना है और 10 अंक तक छोड़ना है। इतना होता नहीं है, पर लोगों को कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करने के बाद होगा। इसको ही परफेक्ट ब्रीदिंग बोलते हैं ये। और ये बढ़ाते भी है, बढ़ाते भी है। मतलब जैसे हम अगर 4 में लेना सीख गए, तो हमें 5 में लेना सीखना है, 6 में लेना सीखना है, 8 में लेना सीखना है, 10 में लेना सीखना है, और उसके प्रमाण में ही छोड़ना और कुंभक करना। ये करते तो इसको बोलते कि मध्यम श्रेणी पे पहुंच गए, वरिष्ठ श्रेणी पे पहुंच गए। अभी हम नॉर्मल पे 4 16 और 8, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से आप आगे बढ़ोगे
तो ऊपर मध्यम श्रेणी तक जाओगे, उसके ऊपर जाओगे तो आप बेस्ट श्रेणी पे जाओगे। अभी कनिष्ठ श्रेणी में हूँ। अगर 4, 16 और 8 करते हो तो श्रेणी कनिष्ठ है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज लास्ट एंड कर लेते हैं, हम समताल में जाएंगे। ध्यान रखना कि श्वास हमारा परफेक्ट होने के लिए श्वास का, हमारा पेट का सिकुड़ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग दिस वे कैन बी द ओनली गिव द बेनिफिट टू योर हेल्थ। आपके हेल्थ के लिए तभी काम आएगा जब श्वास लेते टाइम पेट खुलेगा, श्वास छोड़ते टाइम पेट अंदर जाएगा। आई होप कि श्वास की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट क्लास किस पे होगी अभी मैं बता देती हूँ। हमने श्वसन क्रिया देख ली, तो 2 प्रॉब्लम है। एक तो श्वसन क्रिया को मजबूत करना है, कैसे करना है ये भी जरूरी है जानना। ये तो छोटा प्रयोग हो गया कि भाई इतना श्वास लेना और इतना छोड़ना, पर इसके साथ और भी चीजें है कि जिसके हमारा श्वसन तंत्र मजबूत हो सकता है। तो हमें सबसे मेन काम करना है कि श्वसन तंत्र को मजबूत करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने शुरू कर दी। वो कौन सी? समताल श्वास प्रेक्षा शुरू की है। जो समताल श्वास प्रेक्षा करे वो उनका तो मस्त 4 में लेंगे, 4 रोकेंगे, 4 छोड़ेंगे, 4 लेंगे, तो पूरा एक पहला स्टेप शुरू हो गया। आगे क्या करना है श्वसन मजबूत करने के लिए? और सेकंड और एक इससे रिलेटेड है, और वो है कि श्वसन क्रिया के संबंधित कौन सी समस्याएं आती है, कौन सी बीमारी आती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अस्थमा की? हाँ, ऐसे कफ। बहुत सारे, केवल अस्थमा नहीं है, तो वो सब कफ भी है। हाँ, बहुत सारी है। कफ भी है। Yes, बहुत है। वो हम एक 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 जानेंगे। आप भी स्टडी करके आ जाइए और थोड़ा सा शेयर करते जाइए, आपका नॉलेज भी तो अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ चलिए लास्ट एक बार हम करेंगे। कौन सा, क्या करना है लास्ट में हमें? बॉक्स समताल। ब्रीथिंग। वापस समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। हम 5 अंक में लेंगे और 5 अंक में रोकेंगे, 5 अंक में छोड़ेंगे, 5 अंक में रोकेंगे। श्वास भरना शुरू कीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, श्वास ले 2 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, श्वास ले 2 3, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3, श्वास भरे 2 3 4 5, रोके 2, छोड़े 2 3 5, रोके 2 3 4 5। एक बार लास्ट, श्वास भरे 1 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 3 4 5, रोके 1 2 3। नॉर्मल, नॉर्मल एंड नॉर्मल। यस, क्लास पूरी हो गई है हमारी। श्वसन शब्द, श्वसन शब्द को इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं, लैटिन में उसको रेस्पिरेट कहते हैं। रेस्पिरेट, इसका मतलब सांस लेना। और श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वह श्वसन तंत्र है। ये ऊतकों का एक समूह होता है जो सांस लेने के लिए मदद करता है।
फेफड़ों के अलावा मांसपेशियां, रक्तवाहियां, एक विशाल नेटवर्क इसमें काम करता है और ये सब मिलके श्वसन प्रक्रिया अच्छी तरह काम करती है। आओ पूजा करें, आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। श्वास श्वास जीना सीखो, सांस सांस जीना सीखो, तो देखना यारो जिंदगी कितनी आसान है। जिंदगी कितनी आसान है, जिंदगी कितनी आसान है। तो जिंदगी समस्या भी है और समाधान भी है। समस्या का समाधान है अच्छी तरह से श्वास लेना। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम और अरहम। हम ओम अभी बहुत सुंदर तरीके से हमने श्वसन प्रणाली के बारे में जानते हुए प्रयोग किया। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो या अपने कोई अनुभव साझा करना चाहते हो तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है। यस, रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। रीता जी बोलिए। मैम, अभी जब हम श्वास लेते हैं तो कभी चंद्र स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर चलता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि पूरे दिन में चंद्र स्वर इतना चलना चाहिए या सूर्य स्वर इतना चलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली स्वर विज्ञान का एक अलग क्लास है, कभी हम वो ले लेंगे। इसमें अपन जानेंगे कि एक जो हमारा लेफ्ट और राइट होता है, बराबर, राइट होता है वो सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी है। तो ये हमारे ठराविक कालावधि के बाद चेंज होती है। आप ऐसे हाथ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें क्या है कि कितना चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, वो सर्कल कंटिन्यू रहना चाहिए। जी परंतु द बेस्ट हाँ, रीता जी आपको याद होगा स्वर विज्ञान के हमारे अभी अभी 2 सेशन हुए थे। शिखा जी जैन बेंगलोर से स्वर विज्ञान के ऊपर सेशन लिए हुए। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को भी देखना। और एक समझला कि जब हमारे दोनों को काम करता है तब सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। सबसे बेस्ट वो होता है, परंतु वो किसी का होता नहीं है क्योंकि सुषुम्ना सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ये हमें ईड़ा पिंगला। कभी कहते ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो कभी कहते कि खाने के टाइम कौन सी होनी, मतलब अच्छी होना खाना, मतलब नाक अपना तेज होना चाहिए पचन होने के लिए, तो राइट स्वर चालू हो तब खाना खाना चाहिए। बाहर जाना चाहिए तो भी देखना चाहिए कि कौन सी श्वास चालू है। फिर उस पर भी बहुत सारा विज्ञान है और ज्योतिष शास्त्र भी है। तो उसको एक टॉपिक ही डिफरेंट है, पर इतना है कि उसका नियम तो पूरा बनाया हुआ है। ठीक है। राका जी। जय जिनेन्द्र। श्वास अपने को मजबूत होने के लिए और ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन से काम चलता है, जो रक्त रहता है, ऑक्सीजन जो आता है वो खून की मात्रा भी अपनी सही रही तो अपने को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। तो इसलिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी अच्छा रहा तो अपने को ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। और अभी जो आगे अपने को मजबूत करने के लिए कुंभक, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। राका भाई जी, हमको है ना ये बात अगले क्लास में लेनी है क्योंकि अभी इस पर चर्चा करेंगे तो टाइम लगेगा, अपना टाइम हो चुका है। तो ये टॉपिक है ना हमारा नेक्स्ट में पूरा है, तो उस टाइम आप बता दीजिए जो भी बताना है। थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि ये टॉपिक डिफरेंट है और इसमें टाइम लगेगा बात करने में। तो अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मैं हूँ, आनंदमय हो, आनंद में हूँ, शांतिमय हो। शांति में इन हूँ। भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। शांति कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब। सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। रोज। ओम आराम। ओम